नमस्कार। अशोका यूनिवर्सिटी एक मशहूर जानी मानी यूनिवर्सिटी है। वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास का एक रिसर्च पेपर विवादों में है। दरअसल इस रिसर्च पेपर के निशाने पर 2019 के चुनाव हैं, लेकिन सवाल सीधे सीधे भारतीय चुनाव प्रणाली पर उठ रहे हैं। इस रिसर्च पेपर में जो बीते 70 बरस में असंदिग्ध तौर पर बार बार सही प्रमाणित हुई है, सब्यसाची दास ने अपने इस पेपर में कहा है कि 2019 के चुनावों में एक तरह की अनियमितता नजर आती है। जो करीबी संघर्ष, यहां कड़ा मुकाबला है जिन सीटों पर, उन पर अनुपात से ज्यादा बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों के यहां ज्यादा गड़बड़ियां दिखी। उनके मुताबिक ये पैटर्न पुराने आम चुनावों के नतीजों से मेल नहीं खाता। लेखक का कहना है कि संभवतः इसकी एक वजह इन सीटों पर बीजेपी का लक्षित प्रचार भी हो सकता है, फोकस्ड कैंपेन। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उनके द्वारा जुटाए सबूत ऐसे लक्षित प्रचार की पुष्टि नहीं करते। यानी ये नहीं दिखता है कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत ही फोकस्ड कैंपेन किया है। उनके मुताबिक इसमें मुसलमानों के खिलाफ चुनावी भेदभाव नजर आता है, जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने से लेकर चुनाव के दौरान वोट दबाने, बटन दबाने तक दिखता है। हालांकि दास खुद मानते हैं कि ये गड़बड़ियां बहुत व्यापक नहीं थी। अतिरिक्त जीत 9 से 18 सीटों तक ही सीमित थी। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस से निकला ये रिसर्च अपने आप गुमनामी में खो जाता, लेकिन चूंकि ये कांग्रेस को रास आ रहा था तो फौरन इस पर ट्वीट शुरू हो गए। शशि थरूर ने ट्वीट करके कहा कि इस थ्रेड में भारतीय लोकतंत्र से प्रेम करने वालों के लिए बहुत समस्या मूलक विश्लेषण है। अगर चुनाव आयोग और या भारत सरकार के पास इन तर्कों की काट के उत्तर सुलभ हैं तो उन्हें ब्यौरे में ये प्रदान करने चाहिए। जाहिर है बीजेपी इसका जवाब देती तो झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, नीतियों के मामले में बीजेपी से मतभेद रखना ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा खींचना है। कैसे कोई आधे अधूरे शोध के नाम पर भारत की जीवंत चुनावी प्रक्रिया का नाम खराब कर सकता है? कोई यूनिवर्सिटी कैसे इसकी इजाजत दे सकती है? इस लोकतंत्र के ऊपर, इस प्रजातंत्र के ऊपर, इस वोटिंग के ऊपर जो है एक रिसर्च करवाना और इस रिसर्च को हाईलाइट करना और कांग्रेस के लोगों का करना, ये पूरे देश दुनिया में जो है संविधान के प्रति, प्रजातंत्र के प्रति और भारत के लोकतंत्र के प्रति एक अनास्था है, जिसको कि मैं देशद्रोह मानता हूं। विदेशी ताकतों के सहारे यूनिवर्सिटी है और वो देश के लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। इसलिए भारत सरकार को उसके ऊपर जांच करनी चाहिए और इस तरह के विश्वविद्यालय को बंद करना चाहिए। विवाद छिड़ा तो सबसे पहले वैसे अशोका यूनिवर्सिटी ने ही इससे खुद को अलग किया। कहा कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की निजी राय है और ये भी कहा कि इस पेपर की कोई क्रिटिकल रिव्यू अभी इसका नहीं हुआ है और ये किसी भी एकेडमिक जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सवाल उठते हैं और जो असली सवाल है वो ये है कि एक अपुष्ट रिसर्च को भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी करने का कितना हक है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की कई खामियों से हम परिचित हैं, जिसमें कि धनबल, बाहुबल, वोट बैंक सब चलते हैं, मगर भारत की चुनाव प्रक्रिया अब तक बहुत सटीक और सबको शामिल करने वाली साबित हुई है। सब्यसाची दास जिन करीबी संघर्ष वाली सीटों का जिक्र कर रहे हैं, उनमें बीजेपी की जीत की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करना क्या ठीक है? ये सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव प्रणाली को ही पूरी तरह से खारिज करना ठीक है? इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गीता भट्ट, राजनीतिक विश्लेषक, सज्जन कुमार जो राजनीति विज्ञानी हैं, और अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक। तो अमिताभ तिवारी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी कि ये पेपर खुद ही कहता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है। सब्यसाची दास ये खुद ही कह रहे हैं कि इससे कोई नतीजे पे भी नहीं पहुंचा जा सकता, कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट नहीं है कि वाकई बड़े पैमाने पर कोई अनियमितता या इरेगुलरिटी हुई है। तो नाकाफी सबूत जो है वो खुद ही इस दावे को कमजोर कर रहे हैं कि जो पैटर्न दिख रहा है वो वहां पे इलेक्टोरल मैनिपुलेशन दिखा है। आप कितनी क्रेडिबिलिटी आपको दिखती है इस पेपर में? नहीं, देखिए, वो आपके रिपोर्ट के अनुसार वो खुद ही कह रहे हैं कि 9 से 18 सीटों में ही ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ी है। तो अगर ये बात मान भी ली जाए तो 303 सीटें भाजपा जीती थी, 18 सीटें कम कर देते हैं, 285 हो जाती है, जो कि मेजोरिटी से ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि जहां भाजपा शासित प्रदेश थे
वहां पर ज्यादा गड़बड़ियां हुई है। लेकिन अभी मैं डेटा देख रहा था, भाजपा 303 सीटों में से 110 सीटों पर ऐसे राज्यों में जीती है जहां पे भाजपा की सरकार नहीं थी, अमूमन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल इत्यादि। तीसरी बात, अगर इसको हम विधानसभा लेवल पे लेके जाएं तो उनका ये कहना कि भाजपा शासित प्रदेशों में गड़बड़ियां होती हैं, तो उस हिसाब से भाजपा जो है पिछले कई चुनाव जो राज्यों में हार रही है, कर्नाटक, हिमाचल, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वो नहीं हारती, क्योंकि फिर वहां पे जो कॉन्टेस्ट है वो किसी ना किसी तरह से अपने पाले में ला सकती थी। और एक लास्ट बात, जो वो क्लोज कॉन्टेस्ट की जो बात वो कर रहे हैं, 43 सीटों पर विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था, यानी 260 सीटों पर भाजपा जो है एक प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। लो मार्जिन सीट्स ही बहुत कम थे, जो वो खुद ही कह रहे हैं कि 9 से 18 शायद हो सकती है। और अगर भाजपा का रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा चुनाव में, तो जहां विपक्ष में होती है वहां उसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट जहां वो इनकम्बेंट सरकार है वहां तो लगातार भाजपा राज्यों में हार रही है, झारखंड, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो कहीं ना कहीं हाफ बेक तो जरूर लग रहा है मुझे इनका जो हाफ बेक लग रहा है। गीता भट्ट, आपका क्या कहना है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे ये पेपर, जिससे वैसे अब बता दें आपको कि अशोका यूनिवर्सिटी खुद को ही अब डिस्टेंस कर रहा है, हालांकि निशिकांत दुबे को हमने सुना कहते हुए कि ये तो इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप ये देखें कि वो खुद कह रहे हैं कि किसी भी जगह अभी इसको पब्लिश नहीं किया गया है, इसका क्रिटिकल रिव्यू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं इस पेपर में, तो क्या ये फेयर है कि चुनाव प्रणाली, भारतीय चुनाव प्रणाली जो कि लंबे समय से साबित हो रहा है कि एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है, उस पर सवाल उठाना कहाँ तक जायज है? जी देखिए, भारत जो है विश्व का जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और अगर आप इस महाद्वीप में देखें तो जितने भी देश हैं उनमें समय समय पर आप देखें किस प्रकार की जो लोकतंत्र के प्रति जो चुनौतियां रही हैं, उसके हमारा जो देश है वो एक पूरे महाद्वीप में ऐसा देश है जो जिसमें लोकतंत्र की ताकत जो है 1947 के बाद दिन प्रतिदिन और ज्यादा सशक्त होती गई। ऐसे में आपने जो दो बातें कही उन्हीं को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। पहली बात तो ये, किसी भी विश्वविद्यालय को, ये स्वायत्त विश्वविद्यालय होते हैं और उनमें जो लोग प्राध्यापक होते हैं वो अपना जो शोध करते हैं वो शोध की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है, विश्वविद्यालय की नहीं होती, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से, जैसे आपने कहा कि ये शोध पे शायद किसी का ध्यान नहीं जाता, अगर इसको कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उठाकर इसको जगह जगह सोशल मीडिया पर नहीं डालते। और ये बात ध्यान देने वाली है कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से जो एक हिंदू मुस्लिम का जो के बीच में एक तरह से जो तनाव जैसी परिस्थितियों को उत्पन्न करने की जो एक प्रयास से कहीं दिख रहे हैं, उनमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है, इस प्रकार का शोध भी कहीं बढ़ाने का कहीं इरादे से तो नहीं किया गया है। क्योंकि जहां आप देखें जो बात अभी तिवारी जी ने भी पहले, इस जो 2017-18 में सरकार ने खास करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एक उदाहरण के रूप में मैं रख रही हूँ, आकांक्षी जो जिले हैं उनको जो है चिन्हित किया, 115 ऐसे जिलों को जो बहुत पिछड़े हुए थे, और उनमें ऐसे अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को भेजा गया जिनके जो कि बहुत एक्सेप्शनल थे, ताकि वहां अच्छा काम हो सके और उन्हें हम जो मानव अधिकार मानक है उनमें अच्छा आगे बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे ऐसे बदलाव लाए गए जिनको देखकर जो है जनता के बीच में एक ये सोच आई कि किस राजनीतिक दल को सरकार में लाना चाहिए। दूसरी बात ये कि जहां वो खुद ही ये बात कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि कोई इसका ये मतलब मेरे पास कोई तथ्य नहीं है कि कोई धोखाधड़ी हुई। हाँ, वो खुद ये कह रहे हैं कि कंक्लूसिव नहीं है हमारे पास एविडेंस, है ना? तो वो इसको, इस रिसर्च पेपर को एक हाफ बेक्ड माना जा सकता है। आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ सज्जन कुमार भी हैं, राजनीति विज्ञानी के तौर पे। ये जो पेपर है उसको आप कौन से आपको पॉइंट्स उसमें ऐसे लगते हैं जैसे इस पेपर की आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर कहीं कोई पेपर लिखा जाता है तो उसमें
पहले के जो इलेक्शन ईयर्स हैं उनके भी आंकड़े होने चाहिए जिनसे इनको कंपेयर भी किया जा सके। तो कोई अगर एनालिसिस ऑफ डेटा नहीं है पुराने इलेक्शन से, तो वैसे में क्या इसकी ये भरोसे लायक या विश्वसनीय है, या कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट इसमें से निकल सकता है? सज्जन कुमार, देखिए रेखा जी, इसमें जो पेपर का जो एकेडमिक मेरिट है, उन्होंने मैक्रेरी टेस्ट, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसको इन्होंने यूज किया है, और उसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि जैसा आपने कहा कि क्लोजली कंटेस्टेड सीट्स में बीजेपी डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा सीटें जीत जाती है। तो फाइंडिंग तो ठीक है, फाइंडिंग तो सबके सामने है। अब इस पेपर की कमी कहाँ है, और जहां पे सब लोगों को आपत्ति है कि उससे जो ये कंक्लूजन ड्रॉ कर, और कंक्लूजन ये बहुत शुरू में ड्रॉ कर लिया, जिससे ये परसेप्शन जा रहा है कि इंडिया में जो चुनाव है वो मैनिपुलेशन से जीता जा रहा है, और चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। अब सवाल है कि इन्होंने कुछ जो काउंटर फैक्ट्स हैं उसको भी लेना चाहिए था। पहली बात आप देखें, 2009 के चुनाव के बाद से भारत में चुनावों में वोटिंग परसेंटेज हमेशा बढ़ता जा रहा है लगातार। ये एक बहुत बड़ी बात है कि पार्टिसिपेशन जो वोट का है, वोटरों का है, वो बढ़ रहा है। बड़ी विश्वसनीयता की बात है। दूसरा जो फैक्टर है, इन्होंने कहा है लेकिन उसको अपने एविडेंस में नहीं रखा कि बीजेपी जीत रही है क्लोजली कंटेस्टेड सीट। तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वहां पे अगर मुस्लिम ज्यादा है तो गैर मुस्लिम का भी एक मोबिलाइजेशन, कंसोलिडेशन बीजेपी के पीछे हो रहा है, क्योंकि राइवल पार्टी मुस्लिम एजेंडे के साथ जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखें। बिल्कुल, जो ये रीजनल डायनामिक्स की आप बात कर रहे हैं उस पे मैं लौटूंगी, पर इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और देखेंगे कि जो बीजेपी जो है क्लोजली कॉन्टेस्टेड सीट्स में अगर जीती है तो उसके क्या और कारण हो सकते हैं, किस तरह के अलायंसेज हैं, किस तरह के कैंपेन हैं। इस ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं अशोका यूनिवर्सिटी में लिखे गए एक पेपर की, जिससे अशोका यूनिवर्सिटी ने खुद ही किनारा किया है और कहा है कि ये पेपर जो है उसका क्रिटिकल रिव्यू नहीं हुआ है और दूसरे की कहीं वो अभी छपा नहीं है। तो हमारे साथ सज्जन कुमार है। सज्जन जी, आप अपनी बात कह रहे थे कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पे आपको इसमें क्या कमी लगी। दूसरे की जो आप कह रहे थे कि अगर वो सीट्स जहां पर कम मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई है, वहां दूसरे क्या फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, बजाय इसके जो प्रोफेसर दास कह रहे हैं कि यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ हो, जैसे कास्ट है या अलायंसेस है, या और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे? देखिए, हम इसमें एक चीज, सोसाइटी, जो समाज की क्या अपनी एक प्रतिक्रिया है, क्या एक मनोविज्ञान है राजनीति और चुनाव के दृष्टिकोण से, उसको अगर हम लें तो आप हर राज्य में देखें कि केवल मुस्लिम समाज ही नहीं है जिसके मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम हो रहा है। आप देखें तो यूपी बिहार में यादव वर्सेस नॉन यादव होता है, हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट होता है, महाराष्ट्र में इस तरह की तमाम आप देखेंगे कि और भी तरह के पोलराइजेशन होते हैं, और तमाम पार्टियां इन फॉल्ट लाइन को ध्यान में रख के अपनी स्ट्रेटजी करती हैं। तो आप किसी ने ये नहीं थे पूछा, इन्होंने कहा कि पहले इसके पैटर्न नहीं थे, तो अगर 2019 में मैनिपुलेशन हुआ, 2014 में क्या हुआ? लगभग इसी तरह के परिणाम है। 2007 में किसी ने नहीं पूछा कि जब बीएसपी आती है अपने बल पे, तो यादव बहुल क्षेत्रों में क्या पोलराइजेशन हुआ है, क्या उसमें मैनिपुलेशन हुआ? तो ये एक फैसिनेशन जो है स्टीरियोटाइप करने की कि मुस्लिम सीटों पे क्या हो रहा है, दलित सीटों पे क्या हो रहा है, आदिवासी सीटों पे क्या रहा है। अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स में जो रिसर्च हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि एक एक्टिविज्म वाली फुट आ रही है, और ये चुनाव, ये पेपर केवल अगर आप पहले पन्ने को ही देखें तो आप कह रहे हैं तो कि केवल एक एकेडमिक कम और इसमें एक एक्टिविज्म की झलक जो है वो ज्यादा दिखती है, यानी कि जो रिसर्च है वो कंक्लूसिव नहीं है। क्योंकि जो फाइंडिंग है और जो उससे नतीजे निकाले जा रहे हैं, और पहले पन्ने में ही आप देखें जिन अपने कलीग्स को थैंक किया गया है उसमें कुछ कलीग्स अशोका यूनिवर्सिटी के हैं। तो किसी ऐसा नहीं है कि एक ऑथर की जिम्मेदारी है, ये एक एकेडमिक फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन आप अपने बायसेस को, अपने डिसलाइक्स को अगर कंक्लूजन में निकाल दें तो इस तरह की एकेडमिक फ्रीडम जो है वो एकेडमिक्स के लिए नुकसानदेह है। ये सही मायने में स्कॉलरशिप। तो अमिताभ जी, इसमें एकेडमिक फ्रीडम होनी चाहिए, एक आजादी, एक स्वतंत्रता रिसर्च की, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या लग रही है आपको? ये फ्रीडम है, इस तहत के रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन क्या चूंकि वो अपनी रिसर्च को कंक्लूसिव प्रूफ से उसकी वो उसको बैक नहीं कर पा रहे, ये समस्या है। दूसरे की क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन में इसका कोई असर दिखा है, जो वो बातें कह रहे हैं?
नहीं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में तो उसका असर नहीं दिखा है, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि 9 से 18 सीटों पे ही इसका असर है। तो 9 से 18 सीटें अगर कम कर देंगे तो भी बीजेपी या एनडीए की मेजोरिटी थी, पहली बात। दूसरी बात, जो आप एकेडमिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कंक्लूजन पहले डिराइव कर लिया गया है और थीसिस बाद में लिख रहे हैं आप। तो जब होता है कि आप अगर कंक्लूजन ही पहले डिराइव कर लें और उसके बाद उसको किसी न किसी तरह से प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो कंक्लूजन पहले निकल गया, बाद में उसको अप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पर गीता जी, आप कह रही अगर इस पेपर के ऊपर इतना रिएक्शन ही कि क्यों, इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि ये एक पेपर अशोका यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर ने किया, पर इसके ऊपर इतनी चर्चा, ये जरूरत क्या थी बीजेपी को इतना रिएक्ट करने की? इसमें कहीं ना कहीं अगर आप इस पेपर में देखें तो जो एक जिस प्रकार से पूरा जो उन्होंने जो भी शोध किया है उसको जिस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया है, खास करके जब उन्होंने कंक्लूड किया, जब वो बता रहे हैं कि वो इसका जो उन्होंने जो भी शोध किया उससे वो क्या समझते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बार बार जो मुस्लिम जो वोटर है उनके नाम हटाए जाने की और जिस प्रकार की बात को उन्होंने कहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी एक मतलब निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस शोध को किया गया है। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी आपत्ति यही है, समय इतना ही है गीता जी, आपकी जो बात है वो यही कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया ऐसा लगता है और रिसर्च पेपर कम लगता है, क्योंकि पहले से जो बात मानी हुई है उसको वो साबित करने की कोशिश है और इस पे रिसर्च काफी नहीं है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।